हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह आज अपने चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी समान रूप से आता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। मेनली हमारा जो फोकस है वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम है, क्योंकि यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान 4 स्टेट में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम शुरू हो गए, मतलब एग्जाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम होने वाले हैं। हम लोग उनको ध्यान में रख करके वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस ये एग्जाम होंगे। बाकी दूसरे एग्जाम के लिए भी समान रूप से आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से या इस जो भी हमारा डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम डेटा जो इंपॉर्टेंट है उसको हम फिल्टर कर सकें और जो चीजें काम की नहीं है उनको हम अवॉइड कर सकें। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए कितना मतलब हम लोग हिंदी में पूरा सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मेनली जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वर्णमाला, मतलब जो बचपन में हम अनाराम पढ़ा करते थे वो कितना उपयोगी एग्जाम में देख लीजिए। अगर उस समय पढ़ लिया होता तो अभी मेहनत नहीं करना पड़ता, पर ठीक है, उस समय पढ़ा नहीं पढ़ा बाद की बात है, अभी हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों के भी अलग अलग प्रकार हैं, व्यंजन का भी अलग अलग प्रकार है, वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं वर्णमाला और उनके भेद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमसे क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना कि फैक्चुअल क्वेश्चन में वन लाइनर फैक्ट दे देते हैं और फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, ध्वनि, या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको क्या कहते हैं, तो ये वर्ण कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए फिर इसमें वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्यों है, क्योंकि इसको अगर हम देखें तो इनके उच्चारण के आधार पर हम पूरे ओपन से लेकर के क्लोज तक, मतलब जहां कहीं टच करने की जरूरत नहीं है वहां से लेकर के फिर कंठ से लेकर के अपने लिप्स तक को फॉलो किया गया है। मतलब एक पैरेलल या एक व्यवस्थित रूप से इनको बनाया गया है, जिसमें अलग अलग स्थान पर उच्चारण करने वाले वर्णों को भी साथ में रखा गया, इसीलिए हम इसको वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी अगर हम देखें तो उसमें वर्णों की संख्या कितनी है, 52। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 45। तो आप थोड़ा ध्यान ये भी रखेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। हालांकि स्वर और व्यंजन हम लोग अलग अलग से देखेंगे, पर पहले वर्ण पूछा जाएगा तो उच्चारण के आधार पर 45 है। ये हम लोग से छूट गया था तो ये आप कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कई बार और हम सोचते हैं कि हमने तो 52 पढ़ा था तो 52 ही होगा, जो कि नहीं है। क्लियर है। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। क्या है, तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं ये देखिए, तो मुक्त ध्वनि होती है, आप जानते हैं, जिनको किसी कहीं टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे गले से लेकर के लिप्स तक, दांत, ओष्ठ, जितनी भी चीजें हैं उनमें कहीं भी टच करने की स्वतंत्र ध्वनियां हैं। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, तो सबसे पहले स्वर की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से मतलब कहीं टच करने की जरूरत नहीं है, जैसे अ, आ, ई, ऊ, कहीं हम टच नहीं कर रहे हैं। कंठ हो गया, तालु हो गया, पैलेट जिसको बोलते हैं, या दांत हो गया, ओठ हो गया, कहीं भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण होता है, हम इनको बोल सकते हैं, मतलब इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 है। अब यह एक बहुत ही विवादित प्रश्न है जो कई एग्जाम में अलग अलग टाइम पे पूछा गया है, और आप ध्यान रख लेना हम लोगों ने 11 क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है। देखिए कई बुक में आप देखोगे तो 13 दिया हुआ है, कई बुक में आप देखोगे 14 दिया हुआ है, कई बुक में 12 भी दिया हुआ है। अब यहां पर हम इसको क्लियर कर लें कि हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 लगाना है। ठीक है, 12-13 तो है, लगाना ही नहीं है। हाँ, 14 लगाना पड़ सकता है। जब हम मानक हिंदी का अध्ययन करते हैं डीपली, किसी अच्छे बुक्स को फॉलो करते हुए, अच्छे बुक को फॉलो करते हुए, तो हम देखेंगे कि पुराने समय में इसमें जो हम देख रहे हैं ना, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें अंग और अह भी कई बार आपको बुक में दिखाया जाता है कि ये भी स्वर हैं, जबकि अंग और अह जो हैं ये स्वर नहीं है। स्वर के लिए हमने क्या देखा, अन्य वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण होता है, मतलब बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता के जिनका उच्चारण हम कर सकते हैं, वो स्वर है। अब इनको हम देखें अम और अह, तो ये तो लगे हुए हैं, और इनको उच्चारित करने के लिए स्वर स्वयं चाहिए।
मतलब और अ के अलावा इनका किसी के साथ मतलब कोई ना कोई स्वर को हमें लगाना ही होगा, बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं हो सकता। इनको हम अयोगवाह भी बोलते हैं। आप देखना एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह वे होते हैं जो बिना किसी स्वर के, या आप व्यंजन भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो है स्वर, क्योंकि आप जानते हैं जो व्यंजन है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं कंग, कंकण आपने सुना होगा, या कुछ भी कंचन, कुछ भी, तो जो कंग है ना, इसमें क को अगर हम तोड़ें तो क्या है, ये शुद्ध व्यंजन क हलंत वाला, और इसके साथ क्या है, अ मिला हुआ है, और इस अ के ऊपर ये अम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये स्वर के साथ ही आया, मतलब शुद्ध व्यंजन में मिला स्वर और स्वर के ऊपर लगा बिंदी और ये बना कंग। तो कंग को लिखने के लिए एग्जैक्टली हमें, अगर कम लिखाया है तो क के साथ अ है और अ के साथ अम लगा हुआ है, तो ये अ के बिना नहीं बोला जा सकता, वैसे ही अ है। ठीक है, तो ये दोनों अयोगवाह हैं, बिना स्वर की सहायता से, मतलब अ के सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। आप ऐसा याद कर लीजिए, और स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते तो ये स्वर होंगे नहीं, तो इनको हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाए अयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो अयोगवाह हिंदी में 2 हैं, अम और अ, ये याद रखेंगे आप। फिर इसके साथ क्या होता है, अगर पुराने हिंदी की हम बात करें तो यहां पर क्या था, री में भी एक छोटी री थी और एक बड़ी री थी, ये आप जानते हैं। एक लिरी यूज होता था और एक बड़ी लिरी यूज होता था, ये भी आपने देखा होगा। तो ये 3 स्वर और थे जो पुराने हिंदी में, अब इसका यूज ही नहीं है, क्योंकि बड़ी री कहीं होता नहीं है यूज। इसको जनरली संस्कृत में यूज किया जाता है, संस्कृत के वर्ड में मिलेगा, आप बोलोगे कि हाँ कई जगह हमने पढ़ा है, तो वो वर्ड संस्कृत के हैं, तो संस्कृत में बड़ी री का यूज किया जाता है। और लिरी जो है ना, ये बड़ी लिरी जो है वो लिरी और लिरी मिलकर के बना है, मतलब आप यूं समझिए कि ये 2 लिरी और लिरी जब मिलते हैं तो बड़ी लिरी बनता है। पर आधुनिक व्याकरण में अगर हम देखें तो ये ल और री के मेल से भी तो लिरी बनता है, ये भी लिरी होता है, तो इसलिए हमने मान लिया कि ये री का ही परिवर्तित रूप है आधुनिक में। ठीक है, और ये तीनों अब यूज में नहीं है। पर अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वरों के आधार पर, मतलब पूर्व समय में हिंदी में कितने स्वर थे, तो फिर ये 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, बड़ी री, लिरी और बड़ी लिरी। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये होंगे 14। ठीक है, मतलब हमारे 2 आंसर हो सकते हैं स्वर के, हिंदी में स्वरों की संख्या या मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है पहला आंसर। दूसरा आंसर अगर हमसे पूछा जाए कि हिंदी में पूर्व समय में या संस्कृत वाले स्वर या अन्य स्वरों को मिलाकर के कितने उपयोग होते थे, तो 14 उपयोग हुआ करते थे पूर्व काल में, पर अभी ये वर्तमान हिंदी में 11 ही स्वर माने जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रख लेना। फिर हमसे पूछा जाएगा, देखो यहां पर हमने दे भी दिया, अयोगवाह अम और अह विसर्ग को स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन न तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो कभी याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दे, या बिना स्वर के बोले जाने वाले जो अयोगवाह होते हैं वो नहीं बोले जा सकते, तो ऐसा भी याद रख लेना। अब मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का, अब स्वरों का हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके भी भेद हैं अलग अलग, हर्ष दीर्घ लुप्त, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भी बोल सकते हैं। तो देखिए, मात्रा, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा आपने सुना होगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ी छोटी बचपन में, तो वो चीजें हैं। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 तरह के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, मतलब कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है एक मात्रा। जब आप मात्राओं की गिनती करोगे तो आप देखोगे कुछ ऐसा और ऐसा चलता है, लघु और गुरु, जिसकी 1 और 2 गिनती होती है। जब हम लोग छंद शास्त्र पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, चल जाएगा काम, पर थोड़ा अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मतलब 1 मात्रा का समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर। जैसे अ ई उ री, नहीं याद हो तो अयूरी, ऐसे कुछ करके आप याद कर लेना, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही याद करवाता हूं, तो ये देख लेना। दीर्घ स्वर, मतलब जिसमें दीर्घ स्वर जो होते हैं ना, वो हर्ष स्वर को मिला करके ही बनते हैं। जैसे अ और अ मिल जाए तो आ बन जाता है, ई और ई मिल जाए तो बड़ी ई बन जाती है, उ और उ मिल जाए तो बड़ा उ बन जाता है। तो देखिए, जैसे री और री मिल रहा था तो बड़ी री बन रही थी। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ बोलते हैं।
और अ ई उ री के अलावा जितने भी हैं वो सारे दीर्घ स्वर आते हैं। आप तो ऐसे याद रख लेना, जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ए को क्यों बोलते हैं? ए ओ को अगर हम देखेंगे तो ये इन्हीं स्वर में से दो स्वरों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ए ओ औ। तो वो हम लोग संधि में देखेंगे। आप यहाँ पे पढ़ोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने नहीं डाला कि जब संधि में उसको पढ़ना ही है तो थोड़ा ध्यान से वहां पे पढ़ लेंगे। तो इसलिए ये दो स्वरों से मिलकर के बने हैं, तो ये दीर्घ है ये भी, और बोलने में समय भी ज्यादा लगता है। आ ई उ ए ओ औ, तो देखिए समय ज्यादा लग रहा है। लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे किसी को पुकारने में, इसका चिन्ह गुरु साइन दिखाते हैं हम लोग इसको, या लुप्त साइन दिखाते हैं, जैसे ओम, या किसी को संबोधन करने के लिए जो हम यूज करते थे, राम। तो ये क्या है? राम। तो राम नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? राम। इसमें थोड़ा सा और खींचना पड़ रहा है बोलते टाइम। तो ऐसा साइन अगर कहीं आपको दिखे, आपने देखा होगा कई बार एडवर्टीजमेंट में ऐसा बनाते हैं भोंपू जैसा, और इसके आगे ऐसा बना करके और लिखते हैं राम, ठीक है। मोहन, तो मोहन जितना लंबा लंबा खींचना है ना, तो उसके बीच में क्या करना पड़ेगा? ये एस जैसी गुरु साइन या लुप्त साइन लगानी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। बहुत सारी लुप्त साइन भी लगाते हैं और एक भी लगाते हैं। जब आप रामायण पढ़ोगे, ऐसा कहीं पढ़ोगे, तो आपको ये साइन मिलता है, ठीक है। जैसे ओम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तीन तरह के स्वर होते हैं। सबसे कम समय लगता है हर्षों में। हर्षों कितने हैं? अ ई उ री, 4, ठीक है। दीर्घ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो थोड़ा ये भी याद रख लो, हालांकि यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। लुप्त स्वर क्या है? तो किसी भी स्वर को हम लुप्त बना सकते हैं। उसमें क्या है? बोलने के उच्चारण को बढ़ाना होगा, ठीक है। नाटक वाटक जब होता है तो इनका बहुत ज्यादा पुकारने में, किसी को कॉल करने में उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिनमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, वो लुप्त स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मुझे लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है और चीजें थोड़ी अंदर घुस घुस के पूछने लग गए एग्जामिनर्स। तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना होगा चीजों को, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हमारा एक आध क्वेश्चन का लॉस हो जाए, ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए, अग्र मतलब जिसमें टंग का आगे वाला पार्ट यूज होगा, मध्य जिसमें टंग के मध्य वाले पार्ट का यूज करेंगे, और पश्व जिसमें पीछे वाले पार्ट का यूज करेंगे। देखिए अग्र स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। तो जीभ का अगला भाग में क्या है? ई ए। अब आप देखना बोल करके, ई ए। जीभ के अगले पार्ट को पैलेट के पास ले जाना पड़ रहा है, हालांकि टच नहीं करेंगे क्योंकि स्वर है, ठीक है। तो पैलेट के पास ले जाने से इनका यूज हो रहा है। वैसे ही मध्य में औ, थोड़े से जीभ को ऐसा बीच में गोल बनाना पड़ेगा, और आप देखना तो बीच में थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा, तो ये मध्य हो गया। पश्च में क्या होगा? तो गले के पास वाली जो जीभ है ना, इसका उपयोग होगा, मतलब जीभ के पिछले भाग का उपयोग किया जाता है। जैसे आ उ ओ औ, तो ये पीछे वाले भाग को ऊपर की ओर दबाने से, इसमें कुछ चेंजेस करने से यूज होता है। अगर आपको समझ ना आए तो कोशिश करना बोल के देखने के लिए, और फिर भी ना आए तो आपको इसको रटना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। स्वरों का सेकंड वर्गीकरण जो है, मतलब जो दूसरा है, वो क्या है? मुख खुलने के आधार पर। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर फिर भी आपको अगर उच्चारण साथ में करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। जैसे जीभ खुलने के आधार, मुख खुलने के आधार पर, जैसे विवृत। विवृत मतलब होता है जहां पर मुंह खुला हुआ है, पूरा मुंह ओपन हो रहा है, आ, ठीक है। तो आप बोल के देखिए, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। और ऐसा क्या है? तो विवृत स्वर कितने हैं? एक ही है, आ। इसमें इनकी गिनती भी कर लेना। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि पूछ देगा अग्र स्वर कितने हैं, मध्य स्वर कितने हैं, पश्च स्वर कितने हैं, तो हमने डाल दिया। अब गिनती आपको करने आता है, गिनती कर लेना। अर्धविवृत मतलब वो होता है जिसमें हाफ ओपन है अपना माउथ, ठीक है ना। देखिए, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे बोलते समय हमें मुख बंद नहीं करना है, खुलने का आभास हो। अ, देखिए ए, ये ए, औ, तो ये क्या है? थोड़ा सा माउथ जो है वो ओपन हो रहा है। वहीं हम अगर क्लोज करने वाली देखें, संवृत देखें,
इनके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है, लगभग बंद रहता है या बंद होने जैसा आभास होता है। देखिए ई जब बोलेंगे ना तो मुंह थोड़ा सा बंद जैसा रहेगा, ई ऊ। आप देख रहे हैं, आपको माउथ को क्लोज करना पड़ रहा है तब जाकर के आप इनको बोल सकते हैं। और समृत मतलब आधा क्लोज करके रुकना पड़ेगा, जैसे ए ओ आधा खुला हुआ। अगर कभी ध्यान नहीं रहा तो फिर से आपको यहां पर रटन विद्या लगाना पड़ेगा। हालांकि आप बोल करके थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, चीजें कंफ्यूजिंग नहीं होंगी, आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, चीजें बहुत इजीली याद हो जाएगा। पर हाँ, इन पे आपको काम करना पड़ेगा बैठ करके। अगर आप काम नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये जितना आसान लगते हैं उतने आसान है नहीं। एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, समृत क्या है, विवृत क्या है, अर्धसमृत क्या है ना, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, तो इनको थोड़ा सा आप देखते चलिए। वहीं होठों की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो वृत्तमुखी क्या होता है, जहां पर होठ गोल रहेगा, जैसे ऊ आओ। आप बोल के देखो, आपके होठ को आपको गोल रखना पड़ेगा, है ना। अवृतमुखी जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, अ आ ई ए। आप देखोगे ना तो इसमें आपका होठ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा सा याद रख लीजिए। याद करने के लिए तो इधर गोल बनाना पड़ रहा है, इधर थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, दांत दिख रहे हैं आपके अच्छे खासे, तो थोड़ा सा याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। इनकी संख्या भी याद रखना, 4, और इधर गिन लेना, काम हो जाएगा। व्यंजन, अब हमसे पूछा जाएगा कि व्यंजन क्या है, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है, मतलब अगर स्वतंत्र रूप से इनको बोलना हो तो क ख ग, कुछ भी, च छ, कुछ भी, इन सब में देखो क में आपको अ बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। शुद्ध व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा हलंत वाला यूज करेंगे, क धन अ, और ये दोनों जब मिलेगा तब बनाएगा क। जैसे ख, तो ये है ख धन अ। जैसे अपन लिखते हैं ना क्या, तो क्या कैसा है, ऐसा है। इसमें क जो है वो हलंत वाला है और य में आ की मात्रा है, मतलब ये शुद्ध व्यंजन का यहां पर यूज किया गया है। मतलब ये किसी न किसी की सहायता से ही बोला जाएगा। जनरली जब हम ओपन या इसको फ्रीली बोलते हैं तो हम इसमें अ बाय डिफॉल्ट लगाए रहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना, जैसे क में अ लगा हुआ है, ख में अ लगा हुआ है, ग में अ लगा हुआ है, च में अ लगा हुआ है, छ में अ लगा हुआ है, तो इसलिए हमने डाला है कि अ स्वर मिला होता है। कैसे, जनरली जब इनको हम किसी, मतलब इनको बोलने के लिए हमें किसी न किसी दूसरे वर्ण या व्यंजन की आवश्यकता लगेगी, तभी हम बोल पाएंगे, ठीक है। संख्या, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, ये याद रखो आप। अब अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी गई हैं, जो सॉलिड मटेरियल है, मतलब जो एकदम टू द पॉइंट है, वो हमने डालने का कोशिश किया है। अब इनमें वर्गीकरण क्या है, तो व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं, इनके नंबरिंग कितनी है, और इनको स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, उष्ण व्यंजन कितने हैं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 है, ठीक है। और ये स्पर्श व्यंजन क्यों बोले जाते हैं, तो इनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं हमें कंठ से लेकर के लिप्स तक टच करना पड़ता है। बिना टच किए हम नहीं बोल सकते, स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, यह ध्यान रखना। जैसे देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, देखो हमने ऐसे ही बनाया है, जैसे कंठ से। अब देखो, ये अंदर से लेकर के बाहर तक इसको अरेंज किया हुआ है, इसीलिए इसको वर्णमाला बोलते हैं। देखिए आप, क वर्ग पूरा कंठ से बोला जाएगा, मतलब आपको गले में जो है ना, इसको टच कराना पड़ेगा, मतलब गला दबा के बोलना पड़ेगा। देखिए, क ख ग घ अंग, ह भी इसमें हमने डाल रखा है। मेनली तो हमें इतना याद रखना, ह भी याद रख लो, चलो चलेगा। तो मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजनों को जो बनाया गया था वो 25 बनाया गया था। इसमें अरेंजमेंट में, इसमें जो य से ग तक है उसको भी हमने ऐड कर रखा है, आप याद रख लेना। अगर आपको मोटे तौर पे याद करना हो तो कभी आप चार्ट बना सकते हैं, क ख ग घ अंग, ये अंत में आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके बनाए आप अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, बहुत सारी चीजें हैं इसमें,
वो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे तालू से, तालू मतलब पैलेट, पैलेट से यूज करने के लिए जीभ को ले जाकर के पैलेट में टच करना पड़ेगा। जैसे देखिए च में क्या हो रहा है, जवान अपने को पैलेट में जीभ को ऐसे टच करना पड़ रहा है। च छ ज झ य श, मूर्धा, मूर्धा से मतलब जीभ के थोड़े से पैलेट से आगे वाला पार्ट। ट, इसमें जीभ ऐसे टच होगा। ट ठ ड ढ ण र श। दांतों से तो देखिए पहले सबसे पहले क्या था, कंठ था, फिर क्या आया पैलेट, पैलेट के आगे वाला जो खुरदुरा सा पार्ट है उसको बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा के आगे आया दांत। तो देखिए त थ द ध न ल स, होस्ट, ओठ से बोले जाने वाले प फ ब भ म, ये देखिए सारे ओठ से। अब देखिए अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको हम दांत और ओठ दोनों की मदद लगती है बोलने में, जैसे ब और फ। तो ये भी याद रखना। दंतोष्ठ कौन से हैं, नासिक्य, नासिक्य में आप याद रखना, सबसे अच्छा इसको याद रखने का तरीका है कि जो पंचमाक्षर होता है, मतलब क वर्ग का आखिरी, च वर्ग का आखिरी, ट वर्ग का आखिरी, त वर्ग का आखिरी, प वर्ग का आखिरी, ये जो भी आखिरी है ना, अंग, य, ण, न, म, ये सारे क्या हैं, पंचमाक्षर। ये अनुनासिक, अनुनासिक मतलब इनको बोलते समय नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे म, न, है ना, य, ण, तो नाक की बिना सहायता से नहीं बोल सकते, इनको अनुनासिक बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी कभी फंसा करते हैं और वो बहुत दुख दिया करते हैं अगर नहीं पढ़िएगा तो। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर, जैसे श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण क्या होते हैं बेटा, तो जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर आप देख लीजिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और य। थोड़ा सा आप देख लेना, ऐसे ही आप ट, ठ, प, फ सब लगा सकते हैं। तो इसकी आप मार्किंग कर लीजिए। ये जो है ना, ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो ऑल्टरनेट आप कैसे याद रखोगे, जीवन में हर चीज की शुरुआत कैसी होती है, कमी के साथ होती है। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। क, ख, ग, घ, अंग। तो क कम समय लग रहा है, ख, ग, घ, अंग। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण, मतलब ऑड नंबर जो है, देखिए आप यहां पर पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ऑड नंबर जितने भी हैं वो क्या है, अल्प प्राण है। और इवन नंबर जो होंगे वो महाप्राण होंगे। तो ऐसे भी याद रख लो, किसी भी आपको वर्णमाला याद है, च वर्ग का पूछेगी कौन सा वो है, तो च, छ। ट वर्ग का पूछे तो ट, ठ, ड, ढ, ण। इनको याद रखो। तो कैसे याद रहेगा, 1 2 3 4 5। अब देखो ऑड नंबर वाले जो है वो क्या है, अल्प प्राण है। इवन नंबर वाले जो है वो महाप्राण है। नहीं याद हो तो इसको याद रखना, कम से शुरुआत होता है जीवन में, तो अल्प प्राण, फिर ज्यादा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, इसी जैसा जैसा चल रहा है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे इसी चला लेना, ऑल्टरनेट। क्लियर है। महाप्राण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है और ह जैसी ध्वनि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। उदाहरण के लिए ख, घ, छ, झ, थोड़ा देख लेना, आपको बता ही दिया मैं। और ये तीनों स और ह, ये भी याद रखना, ये क्या है, महाप्राण है। ठीक है। वैसे ही यहां पर य, र, ल, व कौन से हैं, अल्प प्राण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अंतस्थ व्यंजन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें य, र, ल, व आते हैं। उष्ण व्यंजन पढ़ेंगे तो तीनों स और ह आते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि उष्ण व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो उष्ण व्यंजन सारे महाप्राण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसाया जाता है। दूसरी बात, अगर इनके उच्चारण स्थान भी पूछा जा सकता है, तो उच्चारण स्थान उसी समय बोल के देखना। हाँ, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा कि कैसे बोलते हैं हम, अच्छे शुद्ध उसका उच्चारण कैसा होता है। और फिर स्वतंत्री में कंपन के आधार पर देख लेना, अघोष और सघोष। ठीक है। अघोष क्या होता है, जिसके बोलते समय गर्जना नहीं होती, मतलब बोलते समय थोड़ा सा एक फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ी भारी आवाज निकालनी पड़ रही है। और सघोष वो होते हैं जिनको बोलते समय थोड़ी भारी आवाज निकालनी पड़ती है, जैसे निकालना पड़ता है। जैसे देखिए, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता,
हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। देखिए अब यहां पर अगर हम क वर्ग पूरा लिख लें, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न और सो ऑन, प फ ब, जो भी आपके हैं वर्णमाला, भ म। तो जब भी आप इनको लिखेंगे तो आप मार्किंग कर लो 1 2 3 4 5। अब इसमें इसकी जो मार्किंग है पूरे वर्ग आप लिख लेना, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो पहले दो हैं ये क्या है, अल्प, ये सॉरी अघोष, अघोष, और बाकी जो 3 के हैं ये कौन है, सघोष या घोष, आपको जो लगे वो लिख लेना। तो ये सघोष या घोष, जैसे क ख ग घ अंग, इनको बोलते समय थोड़ी सी हमें फ्रिक्शन जनरेट करना पड़ता है, मतलब उच्चारण में गर्जना होती है, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, तो अल्पप्राण महाप्राण तो अल्टरनेट वाले हैं। सघोष कौन से हैं, आखिरी के 3, अघोष कौन से हैं, पहले के 2। इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन है, तो ये पूरे ही स्पर्श व्यंजन है। दूसरी बात आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनमें अनुनासिक कौन से हैं, तो ये आखिरी वाला जो है ना, इनको नासिक के या अनुनासिक बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, इनको बिना हम नाक के सहायता से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ग घ देख लेना, ड ढ य र ल व, और फिर ये य र ल व अलग से आपको देखना पड़ेगा, ह अलग से देखना पड़ेगा, ये क्या है। और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं, सघोष हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो सारे सघोष होते हैं। दूसरी बात, अघोष कौन से हैं, तो जिनके बोलने में कंपन कम होता है, कम समय लगता है, ठीक है, तीनों स, ये भी याद रखो, ठीक है। और साथ में अघोष कौन से हैं तो आपको पता चली गया कि 3rd 4th और 5th। इसके साथ हमसे द्वित्व व्यंजन भी पूछा जाएगा। तो देखिए 2 द्वित्व व्यंजन है, ये बिंदी लगा करके आता है, ये बिंदी लगा करके ड और ढ, और कई बार ये बिना बिंदी के भी आता है। ये ढ है, ध्यान रख लेना, ये ड और ये ढ और ये ड और ये ढ, तो ये ऐसे भी यूज हुआ करते हैं। ये बिना बिंदी के यूज हुए हैं नीचे, और ये दोनों में इधर नीचे बिंदी लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। तो ये देख लेना, इनके उच्चारण के नियम, इनके उपयोग के नियम भी हैं, वो हम पढ़ेंगे ग्रामर में आगे। पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे वर्णमाला के लिए उनको हम देख रहे हैं। तो द्वित्व व्यंजन पूछ सकता है, सघोष पूछ सकता है, अघोष पूछ सकता है, ठीक है, अल्पप्राण पूछ सकता है, महाप्राण पूछ सकता है। फिर उनमें हमसे श्वास की मात्रा, मतलब वहीं फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन पूछ सकता है। व्यंजन क्या होते हैं, शुद्ध व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। शुद्ध व्यंजन, जब हमें स्वर को हटा दिया जाए तो जो बचता है वो शुद्ध व्यंजन है, मतलब हलंत वाले जो है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है। साथ में कुछ और वर्ण, मतलब इन्हीं वर्णों में से हमने कुछ और निकाला है, तो आप ध्यान रखना। अन्य वर्ण में अंतस्थ व्यंजन पूछा जाएगा, मैंने अभी आपको बोला था य र ल व, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होता है। इनको रट लेना आप कि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के, वे वर्ण या वे व्यंजन या वो वर्ण जिनके स्वर और व्यंजन के बीच में उच्चारित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उष्ण व्यंजन क्या होते हैं बेटा, तो जिनको बोलते समय फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण होगा, और घर्षण क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, बोलते समय उष्मा उत्पन्न होगा, मुंह से गर्म हवा निकलेगी। आप बोल के देखना, तीनों स, हाथ लगाना सामने, श श स और ह। तो अगर आप हाथ लगाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके माउथ से थोड़ा सा एक वार्म एयर बाहर आ रहा है, गर्म हवा बाहर आ रही है। तो थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। उक्षिप्त व्यंजन क्या होता है अभी बता दिया था मैंने। उक्षिप्त या द्वित्व जो 2 तरह के लक्षण शो करते हैं, ड और ढ, कई बार बिंदी के साथ आते हैं और कई बार बिना इस डॉट के साथ आते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठ करके झटके से नीचे गिरता है, और इनको द्वित्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 तरह के लक्षण शो करते हैं। तो उक्षिप्त या द्वित्व व्यंजन आपसे पूछा जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा, तो ये हाइब्रिड हैं, 2 अलग अलग व्यंजन से मिल करके बने हुए हैं, और इनकी संख्या भी हमसे पूछी जाती है। तो इनकी संख्या बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे पूछ दिया जाए उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है एग्जाम में,
तो 4 हैं, ये हमें याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा उच्च उष्ण व्यंजन है, तो भी, और निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है, ये भी आपको पैरेलली एमसीक्यू लगाते चलना है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो य र ल व 4, यहां भी 4, देखो ज्यादातर 4 4 है, ये 2 ही हैं, तो ये याद रख लो। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी 4 हैं। ठीक है, आगत में बहुत सारे वर्ण हैं जो आगत हैं, आप देख लेना। मतलब मेनली हम क्या बोलते हैं इनको, नुक्ता जिनमें नीचे लगा रहता है, जैसे जफर वाला ज और ऑक्सीजन वाला मतलब अर्धचंद्र, तो अर्धचंद्र और नीचे नुक्ता, ये दोनों क्या है, आगत है। मतलब ये हमारे हिंदी मूल के नहीं है, ये इंग्लिश से आया हुआ है और ये अरबी फारसी से, उर्दू से आया हुआ है। देख लेना किससे आया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा, विदेशी भाषाओं से ली गई ध्वनियां। अब इसमें संयुक्त व्यंजन में आपसे पूछा जाएगा कि क्षत्रिय वाला जो छ है वो किससे बना है, तो कई बार हमें क्या लगता है च छ वाले से बना है, जबकि ये क और षटकोण वाले स से बना है। क्षत्रिय के एस एच लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो क्षत्रिय। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अगर इसको डिक्शनरी में ढूंढना हो तो हमें किस वर्ग में जाना होगा, तो हमें क वर्ग में जाना होगा। ये भी ध्यान रखना कि डिक्शनरी में कहां मिलेगा, क्या य वर्ग में मिलेगा या किसी और वर्ग में मिलेगा, तो नहीं, ये य र ल व में नहीं मिलेगा, ये क वर्ग में मिलेगा। वैसे ही त्रिशूल वाला त्र क्या है बेटा, तो ध्यान देना, ये त्र बना हुआ है त और र से, तो ये त वर्ग में मिलेगा। क्लियर है। वैसे ही ज्ञ, अब ज्ञानी का आप देखना, कई पुराने लोगों से सुनोगे ना तो विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि जो ज्ञानी वाला ज्ञ है ना, ये किससे मिलकर बना है, ज और य से बना है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, सॉरी य बोल दिया, लिख दिया मैंने य से, सॉरी। तो ये ज और य से मिलकर के बना हुआ है, तो इसको किस में जाकर के ढूंढना होगा, अगर डिक्शनरी में ज्ञानी ढूंढना है तो ज वर्ग में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही श्रवण मास वाला, तो ये जो श्र है ये बना हुआ है शक्कर वाले स से और र से, तो इसको स वर्ग में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमसे कई बार डिक्शनरी में भी पूछा जाता है कि कहां मिलेंगे ये। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारी वर्णमाला खत्म होती है। इसमें अगर और कुछ हमें लगता है तो हम ऐड ऑन कर देंगे, एमसीक्यू जो बनाएंगे उसमें। साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।